सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैरागी कैंप के शताब्दी नगर में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड लीडर। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को मिला लीडर का दर्जा। डीपीआईआईटी ने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए राज्य को किया सम्मानित। धार्मिक स्थलों पर रील और ब्लॉग पर प्रशासन सख्त। बद्रीनाथ धाम से सिंहद्वार तक मोबाइल फोन ले जाने पर रोक। नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट मार्ग को लेकर विवाद तेज। पालिका अध्यक्ष ने मौके पर जाकर किया निरीक्षण। बताया सार्वजनिक रास्ता, कंपनी को 10 दिन में रास्ता खोलने का अल्टीमेटम। हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर आस्था का भव्य नजारा। श्रद्धालु हर की पौड़ी और गंगा घाटों में पवित्र स्नान करने पहुंचे। शांति, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ पर्व संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया में आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां देहरादून से खबर आ रही है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डीपीआईआईटी ने स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग का 5वां संस्करण जारी किया है। इसमें उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए लीडर का दर्जा दिया गया है। बता दें, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भाजपा विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार का आभार जताया और साथ ही मुख्यमंत्री को धामी बधाई भी दी। विनोद चमोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के युवाओं ने स्टार्टअप के जरिए व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप ने नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं, जो कि राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से जो रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहां उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के आवाम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां धार्मिक स्थलों पर रील और ब्लॉग बनाने को लेकर बढ़ते विवादों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब बद्रीनाथ धाम से सिंहद्वार तक मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बता दें, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अब बद्रीनाथ धाम से सिंहद्वार तक मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से बंद रहेगा। रील या ब्लॉग बनाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं और मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और शांति का ध्यान रखें। अब श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा में मोबाइल फोन को सुरक्षित स्थान पर रखना होगा और केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है, उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक बीकेटीसी एक व्यवस्था ट्रॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए।
सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं। चलिए अगली खबर मसूरी से आ रही है, जहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट तक जाने वाले मार्ग को लेकर विवाद और बढ़ गया है। स्थानीय लोग और संघर्ष समिति और कंपनी प्रबंधन आम रास्ते पर रोक और कथित अवैध शुल्क वसूली को लेकर आमने सामने है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों और संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान निजी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, जिससे थोड़ी नोकझोंक भी हुई। बता दें, पालिका अध्यक्ष के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित हुई है और निरीक्षण पूरा किया गया है। बता दें, निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि यह मार्ग लंबे समय से सार्वजनिक रास्ता है और इसे निजी बताकर रोकना या शुल्क वसूलना कानूनी गलत है। पालिका अध्यक्ष ने कंपनी प्रबंधन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी कि तय समय में रास्ता नहीं खोला गया तो शुल्क वसूली बंद नहीं हुई तो नगर पालिका सख्त कार्रवाई कर सकती है। इधर संघर्ष समिति और स्थानीय सभासद ने कहा कि अदालत के आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट बना है उसी दिन से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है इस रास्ते को लेकर, क्योंकि इनके द्वारा पहले नीचे टोल लगा दिया गया था जहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता था, और उसके ऊपर अब जब है इन्होंने वहाँ पर जब लोगों ने आपत्ति जताई की कोर्ट वगैरह गए तो उन्होंने ऊपर यहाँ गेट पर एंट्री फीस लेनी शुरू कर दी। परंतु जांच के पश्चात पता चला है कि ये जो रास्ता है ये कॉमन रास्ता है और ये रास्ता नगर पालिका का है। शुरू से ही ये ऊपर से लेकर लास्ट जहाँ तक हेलीपैड बना है वहाँ तक ये नगर पालिका का रास्ता है और इसमें पूर्व में भी नगर पालिका ने इसमें कार्य कराया था। तो मेरा मानना यही है कि ये रास्ता जो है ये रास्ता आम पब्लिक के लिए खुल जाना चाहिए और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि अगर ये लीज हुई है तो लीज रास्ते की नहीं हुई, सिर्फ पर्यटन ने जो इसकी लीज करी है वो पर्यटक स्थल जो जॉर्ज एवरेस्ट है और उसका एरिया है उसकी लीज हुई है, ना कि रास्ते की लीज हुई है। ये 2-2.5 साल से जो परेशानियां चली आ रही थी तो आज ये उस मुकाम पे पहुंची कि नगर पालिका भी अपने टेक्निकल्स के साथ जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह हैं अपना रिकॉर्ड लेके आए हैं और हम लोगों पे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं किसी कागज़ लाने की। तो यहाँ पे आकर जो भी आके फाइनली ऊपर जो है पार्क हाउस पे जो है इनसे डिस्कस किया गया। जो इनके कर्मचारी थे, अब वो कर्मचारी थे वो तो उतना समझ नहीं पाए क्योंकि ये तो एक तरह से यहाँ पे किराएदार हैं। मेन तो टूरिज्म है, टूरिज्म उस चीज़ को जो उन्होंने इन्हें कहा होगा इन्होंने उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन रास्ता ये आज क्लियर हो गया है, ड्राफ्ट्समैन स्केलिंग और जो सब लोगों के साथ मिलके यहाँ पे देखा गया कि भाई ये रास्ता जो है नगर पालिका का ही है और थोरोफेयर है। देखिए ऐसा मेरे संज्ञान में अभी आया है कि अधिकारियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था या मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। मैंने सख्त निर्देश कर दिए थे कि हमारे जो जॉर्ज एवरेस्ट समिति के जो लोग हैं वो प्लस मीडिया वाले प्लस नगर पालिका के कर्मचारी ये सब लोगों को अंदर आने दिया जाए। बावजूद उसके भी अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि कोर्ट का भी आदेश था, कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिसके तहत ये था कि यहाँ से यहाँ पे लोकल और प्लस जो टूरिस्ट आता है उनसे किसी भी तरीके का एंट्री फीस ना ली जाए। उसी के चलते हुए आज यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी के जीएम के साथ भी बैठक करी जिसमें हमारी सम्मानित सभासदा भी थी, जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मानित समिति के सभी सदस्यगण भी थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देश और प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयघोष के बीच मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय और पवित्र नजर आया। वहीं श्री गंगा सभा ने भी श्रद्धालुओं से शांति, स्वच्छता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने की अपील की। वहीं अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, साथ ही स्वच्छता का भी पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
स्नान के दौरान प्रशासन और पुलिस ने पूरी मदद की है ताकि यह पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वहीं देर शाम तक श्रद्धालुओं का घाटों पर आना जाना जारी रहा। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है और लाखों श्रद्धालु पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर इस शीतल जल में स्नान करने पहुंचे हैं। ऐसा कहते हैं कि इस शीतल जल में स्नान करने से, सूर्य की साक्षी में स्नान करने से अनेक पुण्य फल मिलते हैं और इस दिन गर्म वस्त्रों का दान विशेष रूप से करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या पितरों के लिए होती है तो पितरों के प्रति जलांजलि अर्थात तर्पण जरूर करना चाहिए। मैं उत्तराखंड बागेश्वर से आई हूँ। माँ गंगा ने हमको आज यहाँ बुलाया अपने चरणों में, बहुत अच्छा लगा। यही मनोकामना के साथ आए हैं, सभी का कल्याण हो, सभी के घरों में सुख समृद्धि हो। माँ गंगा हर साल ऐसे ही बुलाते रहे, माता रानी सबका कल्याण करे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और पितरों को पिंडदान करने भी आए हैं आज और अपनी सासू माँ के लेके आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल से खबर आ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत जी राम जी जिला स्तरीय कार्यशाला आज श्रीनगर स्थित अदिति पैलेस में संपन्न हुई। बता दें कार्यशाला के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने किया है। बता दें कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम के साथ हुआ। जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने स्वागत संबोधन में सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया है। उधर मुख्य वक्ता महेंद्र भट्ट ने कहा कि मनरेगा समाप्त नहीं हुई है बल्कि इसे और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया है। अब रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है और 15 दिन तक कार्य न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा निवारण पर खास ध्यान दिया जाएगा। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, रोजगार और आजीविका को एकत्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में साल में 2 बार सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीबी जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी जनपद की कार्यशालाएं चल रही हैं। आज ये कार्यशाला पौड़ी हमारे संगठन जिले की कार्यशाला थी। इसके बाद जिलों के सम्मेलन होंगे, फिर मंडलों के सम्मेलन होंगे, बाद में किसान चौपाल प्रत्येक गांव के अंदर करेंगे। और जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं उस भ्रम को तोड़ा जाएगा। मोदी जी जिस भी योजना को लागू करते हैं वो योजना गांव के विकास की योजना होगी और मैं कह सकता हूँ विकसित भारत के लिए 2047 भारत के लिए विकसित गांव की जो संरचना है इस योजना से बनने वाली है। आज जो वीवी जी राम जी है उसकी जिले की कार्यशाला अपने पौड़ी जनपद की श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन आज हम सब लोगों को मिला। और इस कार्यशाला में ये तय किया गया कि इस कार्यशाला के संपन्न होने के बाद जिला स्तर पर वीवी जी राम जी का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिला सम्मेलन संपन्न होने के बाद विकास खंड के स्तरों पर भी इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के पदाधिकारी बूथ अध्यक्ष हैं वो इस सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर हरिद्वार से आ रही है जहां गंगा घाटों पर गंगा सभा द्वार गैर हिंदुओं पर नो एंट्री के पोस्टर लगाए जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि देश सबका है, सिर्फ एक धर्म का नहीं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार हमारी आस्था का प्रतीक है और कोई भी समुदाय अपने आस्था के अनुसार गंगा स्नान कर सकता है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुद्दा विहीन बातें प्राथमिकता देते हैं और जन भावनाओं को आहत करते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन में आना चाहता है तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते वैसे अन्य धर्म के लोग गंगा जल से स्नान नहीं करते। अगर
बयानों की कोई अकाउंटेबिलिटी है और बयानों पर कोई जवाबदेही है, तो महेंद्र भट्ट को पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने ये बोर्ड लगाए वो किस पार्टी के थे और वो किस पार्टी की सरकार के आदेश पर लगे। लिहाजा एक तरफ ये प्रतिबंध लगाना कि इस पर किसी दूसरे धर्म के लोगों का यहाँ किसी भी जगह पर आना निषेध है, और दूसरी तरफ ये कहना कि सब आ सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मामलों में खुद असमंजस में है, उनकी सोच स्पष्ट नहीं है। वैसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी को कई बार राय दे चुका हूं, उनकी सरकार को राय दे चुका हूं कि वो इस प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार का सृजन करें। और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है, और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और अगर वहां के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है। देहरादून में आगामी 2027 के कुंभ मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पर्यटन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग मेले स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इधर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए बेहतर परिवहन के लिए व्यवस्था बेहद जरूरी है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी बस सेवा को और मजबूत बनाने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि कुंभ मेले में पहली बार निगम की बसें कुंभ क्षेत्र के भीतर यात्रियों को लाती ले जाएगी। वहीं इसके लिए करीब 150 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात किया गया है। प्रदेश के देहरादून और हरिद्वार शहर में प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। बताते हैं संभावना है कि अगले 6 महीने में स्टेशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद बसों का संचालन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। निगम के प्रबंधन निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पिछले कुंभ मेले में भी यात्रियों को कुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में बसें चलाई गई थी। इस बार इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। कुंभ मेले में जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है, और जल्द है कि इसमें भी हमें सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के महानांदा क्षेत्र में गुलदार ने कुत्तों को अपना शिकार बना लिया है। घटना आईटीबीपी गेट के पास हुई है, जहां गुलदार ने कुत्तों को दांतों में पकड़कर करीब 250 मीटर तक घसीटा। स्थानीय लोग इस घटना के बाद दहशत में हैं। वहीं रात के समय सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पिंजरा लगाने की मांग की है। देखा गया कि कुत्ते ने बचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन गुलदार ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने साथ दूर ले गया। इस घटना ने इलाके में लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। वहीं वन विभाग को पूरी घटना की सूचना दे दी गई है। बता दें, कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन और वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी बढ़ा सकती है, ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने अवैध प्लांटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण में पुरुकुल क्षेत्र मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट के आसपास लगभग 40 से 50 बीघा भूमि में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। जांच में पाया गया कि इस भूमि पर बिना अनुमति के सड़कें बनाई गई थी, भूखंड चिन्हित किए गए और अन्य अवैध संरचनाएं विकसित की जा रही हैं।
ये पूरी तरह से मास्टर प्लान और एमडीडीए के नियमों का उल्लंघन है। बता दें, एमडीडीए के उपाध्यक्ष वशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध प्लांटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर स्थानीय लोगों ने भी एमडीडीए की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इससे शहर और आसपास के क्षेत्र में नियमन और सुरक्षा बढ़ेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले में बच्चों की जान के लिए खतरा बने 76 जर्जर स्कूल भवनों को गिराने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लंबे समय से ये स्कूल भवन बेहद खराब हालत में है, जहां पढ़ाई करना जोखिम भरा हो गया है। प्रशासन ने 7 दिन के भीतर सभी जर्जर भवनों की रिपोर्ट और खर्च का आकलन तैयार कर लिया है। इन भवनों को आम निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है। वहीं साथ ही सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इधर जिलाधिकारी ने लोनिवी विभाग को निर्देश दिए हैं कि पूर्ण और आंशिक रूप से खराब भवनों का काम जल्द पूरा किया जा सके। वहीं ध्वस्तीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर हो चुकी है। चलिए अगली खबर है पौड़ी जिले से, जहां पौड़ी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आग भी चौंक जाएंगे। बता दें, चोपरभट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक स्थित ग्राम सभा पणिया के राजस्व गांव बट्टांड के गांव का अंतिम परिवार भी पलायन करने को मजबूर हो गया। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले ग्रामीण हरिप्रसाद की एक के बाद एक 6 गायों को भालू ने गौशाला तोड़कर मार डाला। लगातार हमलों के बाद परिवार में डर का माहौल बन गया है। ग्रामीण ने प्रशासन, वन विभाग और जनप्रतिनिधियों से कई बार मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि विभाग के कर्मचारी मौके पर आकर सिर्फ फोटो खींचते रहे और वापस चले गए। ना तो परिवार की सुरक्षा का इंतजाम किया गया, ना ही उसकी आजीविका का कोई सहारा बचा। इससे परेशान होकर आज परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मैं बलवंत सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य पोखड़ा तिथि, समस्त क्षेत्रवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं जो बस्तांग में घटना पे घटना हो रही है, इस संबंध में मैं शासन प्रशासन से कई बार अवगत करा चुका हूं। अपनी जिले की जिला पंचायत की बैठक में मैंने बस्तांग एवं क्षेत्र में हो रहे जो भी घटनाएं, जानवर, बाघ हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, लंगूर हो, इन सभी जंगली जानवरों के बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ। चलिए अगली खबर हरिद्वार से है, जहां विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्थान शांति कुंज के तत्वाधान में बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गायत्री परिवार को सनातन धर्म की ऊर्जा और चेतना का वैश्विक केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह वर्ष वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष का विशेष संगम है। देश और विदेश के 80 से अधिक देशों से आए 40,000 से ज्यादा साधकों की मौजूदगी इस आयोजन की भव्यता को दर्शाती है। इस समारोह में होने वाले विचार और संवाद आने वाले समय में भारत और सनातन संस्कृति को नई दिशा देंगे। देखिए, आज पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और
पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया। उससे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो आज आ ही गया। वंदनीय माता जी के पूज्य गुरुदेव की साधना के और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तारीख से भी आज 100 वर्ष है और तिथि से भी 5 दिन के बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य की जो घड़ी है वो हम लोगों ने साधना, समर्पण, संकल्प 3 आधारों पर केंद्रित करी है और इस भाव के साथ करी है कि हमारे कार्यक्रमों का, हमारे केंद्रों का, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप किस दृष्टि से हो। तो आज उसकी प्रथम शुरुआत ध्वजवंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज और अनेकों गणमान्य अतिथियों के मध्य में शुरुआत हुई। रुद्रप्रयाग से स्वरोजगार की एक अच्छी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पहाड़ों में खेती के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी लोगों के लिए आमदनी का मजबूत साधन बनता जा रहा है। बता दें, जिले के वरचयू पट्टी के नवाचू गांव में रहने वाले प्रवीण ने मशरूम उत्पादन के जरिए घर बैठे स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। बता दें, प्रवीण ने करीब 3 साल पहले बटन मशरूम का उत्पादन शुरू किया था। यह काम खास तौर पर सर्दियों के महीने में किया जाता है। बीते 3 वर्षों में प्रवीण अब तक 10 क्विंटल से ज्यादा मशरूम बेच चुके हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है। वहीं प्रवीण अपने परिवार के साथ मिलकर यह काम करते हैं। उनके द्वारा उगाया गया मशरूम रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बाजारों में आसानी से बिक जाता है। इसके अलावा स्थानीय मेलों में भी उनके मशरूम की अच्छी मांग रहती है। सबसे खास बात यह है कि मशरूम उत्पादन पहाड़ के पुराने खाली घरों में किया जा रहा है, जहां जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं है। ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ और ये सीजनली होता है। सीजनली ठंडी में होता है ज़्यादातर, तो गर्मियों में 3-4 महीने बंद रहता है। तो अभी मैंने लगभग 3 साल में 10 कुंटल के लगभग मशरूम बेच दिए, मतलब सीजन के हिसाब से 6 महीने में। और अभी ये फर्स्ट लॉट चल रहा है मेरा, तो आगे देखते हैं। और आज मेले में ला रखी है मशरूम बेचने, लोकल प्रोडक्ट है। ये मेरी रुद्रप्रयाग और श्रीनगर जाती है। सुबह की मशरूम तोड़ के मैं रुद्रप्रयाग और श्रीनगर भेज देता हूँ और जो बचती है वो लोकल में मैं खुद ही चले जाता हूँ बेचने के लिए। आपके साथ और कौन कौन कर रहे हैं इस काम को? मैं ही अकेला हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली रहती है। ये बटन मशरूम है, खाद मेरे को खरीद के लानी पड़ती है। उसके बाद प्रोसेसिंग मैं यहाँ करता हूँ उसकी, और उसके बाद ये 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए चले जाते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।